हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे आप। आज हम हिंदी के व्याकरण की परिचर्चा करेंगे और इस व्याकरण की परिचर्चा में हम हिंदी का व्याकरण का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा लेक्चर होगा ये हमारा। पिछले 2 अध्याय में हमने व्याकरण की पहचान, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग का वर्णन किया। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने स्वर और व्यंजन की संख्याओं को देखते हुए स्वरों के वर्गीकरण की चर्चा की, जिसमें हमने 2 प्रकार से वर्गीकरण करके पढ़ा था। मुख्य रूप से एक उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद और दूसरा हमने पढ़ा था मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का भेद। आगे हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण में आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या उत्थापिता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या ऊंचाई के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो ये डायरेक्ट पढ़ेंगे आप। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद, तो बताएंगे 3 भेद। कितने भेद सागर जी? 3 भेद। उत्थापिता के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद। ऊंचाई के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद। ध्यान दीजिएगा, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन कौन से होंगे सर, बताइए सागर जी। अग्रस्वर, हाँ, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जैसा कि आप बायोलॉजी के अंतर्गत थोड़ा सा आ जाइएगा। हमारी ये जिह्वा, सपोज दैट मान लेते हैं, अगर टेस्ट करते हैं आप कुछ जिह्वा के द्वारा, तो जिह्वा के अग्रभाग से हमें कुछ स्वाद मिलता है। पहला नंबर पर आता है अग्रभाग। और जिह्वा का ये मध्य भाग उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। साइड वाले भाग से आपको स्वाद मिलता है और इसके पश्च वाले भाग से स्वाद मिलता है। ये आपका हो जाएगा मध्य भाग और पीछे वाला हो जाएगा आपका पश्च भाग। हालांकि अग्रभाग से मीठे का स्वाद प्राप्त होता है, इसके बाद साइड वाले से खट्टा का स्वाद प्राप्त होता है और पश्च भाग से कड़वा स्वाद प्राप्त होता है। बायोलॉजी भी पढ़ लीजिएगा आप यहाँ पर थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर आएगा अग्रभाग, दूसरे नंबर पर आएगा मध्य भाग, तीसरे नंबर पर आएगा पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, मध्य भाग कैसा होता है? जिह्वा का उदासीन होता है। बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है जिह्वा का कौन सा भाग उदासीन होता है, तो मध्य भाग उदासीन होता है। और इस उदासीन भाग से उदासीन स्वर का उच्चारण होता है, अर्थात मध्य भाग से उदासीन स्वर का उच्चारण होता है। उदासीन स्वर किस स्वर को कहते हैं सागर जी? तो बताइए। अ को। उदासीन स्वर किस स्वर को कहते हैं? अ को कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा स्वर है? पश्च स्वर। बस यही ध्यान देना है आपको एक चीज कि मध्य भाग उदासीन होता है और उदासीन भाग से उदासीन स्वर का उच्चारण होता है। और उदासीन स्वर किस स्वर को कहते हैं? तो अ को कहते हैं। बाकी जिन स्वरों को लिखने पर, अ को छोड़ करके जिन स्वरों को लिखने पर 3 की आकृति बनती है, वो तीसरे नंबर पर आते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। अ को छोड़ करके किन किन स्वरों को लिखने पर 3 की आकृति बनेगी? तो आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ। क्या इनको लिखने पर 3 की आकृति बन रही है? जी बन रही है, तीसरे नंबर पर आएंगे। याद करने की कोई झंझट ही नहीं। जो बच गए वो आ जाएंगे आपके अग्रस्वर में। बचे कौन कौन से? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए, ऐ। ये क्या है? आपके अग्रस्वर हो जाएंगे। इनकी परिभाषा क्या होती है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर कहते हैं किसे? आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। अ को छोड़ करके जिन स्वरों को लिखने पर 3 की आकृति बनती है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। अपने नोट पॉइंट में नोट कर सकते हैं आप। इनकी परिभाषा सामान्यतः होती है, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है, अर्थात जिह्वा आगे की तरफ निकली होती है, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मध्य में स्थित होती है, अर्थात जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा पीछे की तरफ चली जाती है, यानी कि एकदम अंदर की तरफ चली जाती है, उनको हम पश्च स्वर कहते हैं। जिससे आप बोल करके देख सकते हैं, ई, ई, ए, री। जिह्वा आगे होगी, दंत से स्पर्श लगभग की होगी।
लेकिन आप बोलेगा अ तो जीवा थोड़ा सा अंदर चली जाएगी बीच में, बोल करके देखिए ना। इसके बाद आप देखिएगा आ उ उ ओ औ बोलेंगे तो जीवा एकदम पीछे चली जाएगी, इसलिए इनका वर्गीकरण किया गया है कि अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर क्या है। तो आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं, या तो और एक तरीका से आप याद रख सकते हैं अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर को। एक छोटा सा ट्रिक होगा आपका, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। इनसे आप अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर को ऐसे भी याद रख सकते हैं। हालांकि 3 की आकृति वालों को भी याद रख लेंगे, यहां से भी याद रख लेंगे। आओ से आ हो जाएगा, ओ से ओ और औ दोनों हो जाएंगे, दोनों पड़ोसी। ऊ से छोटा ऊ आपको दिख रहा है, ल पर बड़ा ऊ की मात्रा है, यानी आ ओ औ उ और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ ऊ। एक कहाँ भैया, पीछे पीछे यानी कि पश्च स्वर। अ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी अ को छोड़ो बीचे बीचे, अ यानी बीचे बीचे का मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए सागर जी, मध्य स्वर हो जाएगा। बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, आपके अग्रस्वर हो जाएंगे। तो आसानी से याद कर सकते हैं। अगर प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे हम चलते हैं स्वरों के वर्गीकरण में, इसको आप याद रख सकते हैं, अपने नोट पॉइंट में नोट कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्गीकरण होगा, मुख आकृति या मुख की आकृति के आधार पर या विवर के आधार पर स्वर के भेद। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, लेकिन इतने मजेदार तरीके से हम याद करेंगे कि कभी भूलेगा ही नहीं आपको। ध्यान दीजिएगा, अगला वर्गीकरण, अगला वर्गीकरण होगा आपका मुख की आकृति या विवर के आधार पर स्वर के भेद। तो मुख की आकृति या विवर के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं, सीधा सीधा समझिएगा। मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद, 4 भेद। मुख की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद, 4 भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद, 4 भेद। या विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद, तो भी बताएंगे 4 भेद। ये 4 भेद कौन कौन से हैं, कितने भेद है सर, 4 भेद। पहला भेद है आपका समृत स्वर। कौन सा स्वर सागर जी, समृत स्वर। दूसरा हो जाएगा विवृत स्वर। कौन सा, विवृत स्वर। और तीसरा हो जाएगा आपका अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। और चौथा हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। इनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। समृद्ध का अर्थ होता है बंद। समृद्ध का अर्थ क्या होता है, बंद। अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण हम मुख बंद करके भी कर सकते हैं उन्हें समृद्ध स्वर कहेंगे। यहाँ पर विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है सागर जी, खुला हुआ। अर्थात जिन स्वरों को बोलने पर हमारा मुख पूर्ण रूप से खुल जाए वे स्वर क्या कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध समृद्ध का मतलब हो जाएगा जिन स्वरों को बोलने पर मुख आधा खुले, उन्हें क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध कहेंगे। अर्ध विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, जिन स्वरों को बोलने पर मुख आधा खुले। यहाँ पर है अर्ध समृद्ध यानी कि आधा बंद, और अर्ध विपरीत का मतलब है आधा। अच्छा, भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम कहें कि यह जो पेन है इसका कैप आधा खुला हुआ है, या आप कहें कि आधा बंद है, या सीधा सीधा समझिएगा। हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक तो गिलास लेते हैं, इसमें कुछ पानी भरते हैं। अगर हम आपसे कहें कि ये आधा गिलास खाली है और आप कहें आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है हम कह रहे हैं और आप कह रहे हैं आधा गिलास भरा है, तो बात तो एक ही है। वही चीज यहाँ पर है कि ये कह रहा है कि आधा बंद है और आधा खुला है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुला हो, अर्ध विपरीत,
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद हो उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध समृत। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इनको क्यों विभाजित किया गया अलग अलग प्रकार से? दोनों बात तो एक ही लग रही है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है तो समझने का प्रयास करेंगे। इधर से आते हैं अर्ध समृत, सॉरी समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? समृत स्वर की परिभाषा से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख वृत्त के समान बंद होता है उन स्वरों को क्या कहते हैं? बोलिए। समृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का आकार वृत्त के समान बंद होता है उन्हें क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। बंद होता है, इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे भाई? तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ठीक है ना? ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ऐसे याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विपरीत स्वर में आपका एक ही स्वर आएगा आ, विपरीत स्वर में एक स्वर आएगा आ। अर्ध समृत में ध्यान दीजिएगा, अगर आ बोले तो क्या मुख पूरा नहीं खुल जाता है? आ, क्या मुख बंद करके आ को बोल सकते हैं? लेकिन आप ई उ मुख बंद करके भी बोल सकते हैं। तो जिन स्वरों को मुख बंद करके भी बोला जा सके समृत स्वर, और जिसको बोलने पर मुख पूरा खुल जाए उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत स्वर। और अर्ध समृत का मतलब होता है जिन स्वरों को बोलने पर मुख पहले बंद हो फिर बाद में खुले। जिन स्वरों को बोलने पर मुख पहले बंद हो फिर बाद में खुले उन्हें कहते हैं अर्ध समृत। बंद हो फिर बाद में खुले उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध समृत कहते हैं। भावनाओं को समझिएगा, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो अर्ध समृत में आते हैं आपके ए ओ, ए ओ, ए ओ। इसके बाद अर्ध विपरीत में आप क्या आते हैं? औ, ऐ, औ। इसमें क्या होता है? पहले मुख खुला होगा फिर बाद में बंद होगा। इस प्रकार से पहले खुला होगा फिर बाद में बंद होगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पहले बंद हो फिर बाद में खुले, अर्ध समृत। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पहले खुला हो बाद में बंद हो उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत कहते हैं। एक कंडीशन आपका आता है री को कहाँ रखेंगे? तो भाषा विज्ञानियों ने री को नहीं स्थान दिया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, अर्ध विपरीत में एक और स्वर आता है आगत आ। आगे हम पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा का है, इसको आगत स्वर कहते हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा याद करने के लिए तो समझिएगा ना, छोटकी माई बड़की माई, छोटका बाबू बड़का बाबू एक ही कमरे में बंद हैं, और बंद को क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। समृत का अर्थ क्या होता है? बंद। छोटकी माई बड़की माई, छोटका बाबू बड़का बाबू एक ही कमरे में बंद है, यानी कि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या हो जाएंगे? समृत स्वर हो जाएंगे। आ को बोलने पर मुख खड़हर जैसा खुल जाता है, आ। हम बोलेंगे तो हमारा तो और खुल जाएगा भाई साहब, समझ रहे हैं? ये कैसा हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। इसको आप पढ़े होंगे गुड़ संधि स्वर, ए ओ कैसे स्वर है? गुड़ संधि स्वर। गुड़ संधि स्वर अर्ध समृत में आ जाएंगे। इसके बाद अ ऐ औ अर्ध विपरीत में आ जाएंगे। ये दोनों वृद्धि संधि स्वर आते हैं, इसके साथ अ जोड़ लेंगे। और आगत आ, ये कौन सा स्वर है? आगत स्वर है। ये भी आपका कहाँ आता है? अर्ध विपरीत में आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। काफ़ी आसानी तरीके से इनको आप याद रख सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक याद रखना हो तो इसको नोट्स बनाते चलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।